नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साइंस का हमारा एपिसोड नंबर 24 है। इससे पहले आपका क्लास 10th एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस उम्मीद करते कि आप सभी ने देख लिया होगा। क्लास 9th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आपका आज होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आप सभी अभ्यर्थी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। कुल आज के सेशन में बात करें तो कुल आपके 18 प्रश्न रहने वाले हैं परमाणु एवं अणु चैप्टर से। इसके बाद फिर परमाणु मॉडल पर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड आपका चैप्टर आएगा जो कि कल आएगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपका क्लास 9th एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज शाम में आपका 9 बजे क्लास आएगा जिसमें हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल से क्लास लेकर आएंगे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल का एमसीक्यू हम आपको कराएंगे 9 बजे शाम में। हम आपसे मिलेंगे आज, तो आज रात 9 बजे आप सभी लोग मिलिएगा। 10th एनसीईआरटी भूगोल में हम एमसीक्यू लेकर आएंगे अगले अध्याय का। चलिए, एपिसोड नंबर 24 है साइंस का। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी है महर्षि गौतम, ऑप्शन सी है महर्षि कणाद। कमेंट कीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, और प्रश्न के उत्तर आप कमेंट कीजिए तो संख्या के साथ में कीजिए। और साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी रिपीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये मत कीजिए। ये अपने आप ऑटोमेटिक स्पैम में चला जाता है, तो आपका कमेंट शो नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा प्रयास किया करिए, बहुत ज़्यादा आप लंबा आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जब आपसे भारतीय दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब आपको आंसर मानना है महर्षि कणाद ने। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव महर्षि कणाद ने किया था, जो वैशेषिक धर्मशास्त्र के संस्थापक थे। और वैशेषिक धर्म दर्शन से रिलेटेड आपका सवाल बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है कि परमाणु सिद्धांत, प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु सिद्धांत किस दर्शन से रिलेटेड था, तो वहाँ पे आंसर था वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद या तो आपको वैशेषिक दर्शन विकल्प में देगा या तो फिर महर्षि कणाद विकल्प में देगा। महर्षि कणाद की बात करें तो इन्होंने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा था। तो इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए थे? आपको बताना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के 2 नियम किसने प्रतिपादित किए थे? एंटोनी लेवोसिये ने, जॉन डाल्टन ने या हेनरी मोजले ने? सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो रासायनिक संयोजन के नियम की बात करें तो ये दिया था एंटोनी लेवोसिये ने। एंटोनी लेवोसिये ने, और एंटोनी लेवोसिये के सहयोगी थे जोसेफ एल प्राउस्ट। तो दोनों नाम याद रखिएगा। जोसेफ एल प्राउस्ट के साथ में एंटोनी लेवोसिये ने जोसेफ एल प्राउस्ट के साथ में मिलकर रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए थे। इसके अलावा एंटोनी लेवोसिये को अगर हम बात करें तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो आधुनिक रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी आधुनिक केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है इनको, एंटोनी लेवोसिये को। आगे बढ़ते हैं, और ये हम रासायनिक संयोजन के नियम को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेवोसिये और जोसेफ ने मिलकर दिया था। मुख्य रूप से लेवोसिये को इसका क्रेडिट जाता है। एंटोनी लेवोसिये की बात करें तो इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन लेवोसिये और प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित रासायनिक संयोजन के नियम हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो लेवोसिये और प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है और साथ में कमेंट करना है कि कौन कौन से यहाँ पर विकल्प सही है।
अगर आपको लगता है एक से अधिक विकल्प सही है तो आपको ये भी बताना है कि तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसी और प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम इन्होंने नहीं दिया था। फिर है स्थिर अनुपात का नियम, तो स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी इन्होंने दिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी जिन्होंने बोला है उनका सही है, ए और सी के वजह से राइट आंसर आपका डी है। तो तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर आपका डी है, ए और सी सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लेवोसी और प्राउस्ट ने नहीं दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये दो आपके नियम हैं जो लेवोसी और प्राउस्ट ने दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जब आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा तब आपको महर्षि कणाद आंसर नहीं मानना है। महर्षि कणाद आपको तब मानना है जब आपसे पूछेगा किस भारतीय दर्शन शास्त्री ने। तो किस भारतीय दर्शन शास्त्री ने, जब आपसे उस फिलोसफर पूछेगा तब आपको महर्षि कणाद मानना है। अगर वैसे विज्ञान के संदर्भ में जब आपसे पूछेगा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, तब आपका राइट आंसर जॉन डाल्टन माना जाएगा। इस तरीकों को ध्यान रखिएगा और कभी भी दोनों विकल्प आपको एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। तो जॉन डाल्टन की बात करें तो आधुनिक दौर में किसने सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया है, एटॉमिक थ्योरी दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। किस वर्ष दिया है जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत? तो ये दिया था 1808 में। 1808 में डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो अभी हमने ऊपर दो नियम पढ़े हैं, उन्हीं दोनों नियमों पर, रासायनिक संयोजन के नियमों पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करें तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या भी की थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत इन दो नियमों पर आधारित थे और साथ में द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या भी की थी। अगला प्रश्न है आपका, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। कमेंट कीजिएगा 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ये बात सही है। डाल्टन ने परमाणु को माना था सबसे सूक्ष्मतम कण। सभी द्रव्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से निर्मित होता है, ये डाल्टन ने नहीं माना था। डाल्टन के अकॉर्डिंग सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? परमाणु है, एटम है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो ए और सी आपका सही है, बी आपका गलत है। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक। डी आपका राइट आंसर है, बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर आपका सही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं और उस सूक्ष्मतम कण को डाल्टन के अनुसार क्या नाम दिया गया? परमाणु कहा गया या एटम कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस को किसमें मापा जाता है? एनसीईआरटी में आपका बॉक्स में दिया गया है ये फैक्ट। तो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है, माइक्रोन में मापा जाता है या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। राइट आंसर आपका ए है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। माइक्रोन में क्या होता है? तो 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है? तो एंगस्ट्रॉम इकाई होती है या यूनिट होती है तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की होती है, वेवलेंथ की होती है। तो वेवलेंथ को हम किस में मापते हैं? वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेमोग्लोबिन अणु, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, ये भी आपका बॉक्स में दिया गया है। तो हेमोग्लोबिन अणु की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻9 मीटर होती है, या 10⁻⁸ मीटर होती है, ये आपको बताना है। तो हेमोग्लोबिन अणु या मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन की जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, ये होती है 10⁻⁻8 मीटर। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि टाइपिंग में हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ इस तरीके से दर्शाया है। तो 10⁻⁻8 मीटर ये लिखा हुआ है। तो 10⁻⁸ मीटर हेमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बॉक्स में साथ में दिया है। तो 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। जल अणु की त्रिज्या भी आपको दिया गया है 10⁻⁹ मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 3 आपको त्रिज्याएं ध्यान रखनी है। और इस तो राइट आंसर आपका हेमोग्लोबिन अणु का हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर। अगला प्रश्न है आपका, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। कमेंट कीजिएगा, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। कोशिका होती है, सेल जिसको बोलते हैं, परमाणु होता है, एटम होता है, या अणु मॉलिक्यूल होता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, या एक से अधिक होगा। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, एटम। परमाणु या एटम को सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अणु की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की। तो अणु या मॉलिक्यूल जो होता है, किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो ये डिफिनीशन होती है अणु की, मॉलिक्यूल की, एज पर एनसीईआरटी, तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। तो अणु यहाँ पर अंतर है अणु और परमाणु में। तो अणु या मॉलिक्यूल किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित भी करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तत्व का प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा, जोन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा, या रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। तो तत्व का प्रतीक कमेंट कीजिएगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो तत्व का प्रतीक ये प्रतिपादित किया गया था जोन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा। राइट आंसर आपका 9वें नंबर प्रश्न का बी है, जोन्स जैकब बर्जीलियस। जॉन डाल्टन का इस संदर्भ में क्या योगदान था जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। डाल्टन साहब के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है, तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा किया था। और जब आपसे पूछेगा तत्वों के प्रतीक यानी एलिमेंट्स के सिंबल किसने प्रस्तावित किया था, तब आपका आंसर जोन्स जैकब बर्जीलियस हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि तत्व का सबसे पहला जो प्रयोग है रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ये हमने आपकी कल वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व या एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था, ये हमने कल वाली क्लास में भी देखा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तत्व के नामों को स्वीकृति कौन सी संस्था प्रदान करती है। कमेंट कीजिएगा, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या नाम रखा जाएगा, उनके नाम को कौन रखता है। तो उन नामों को स्वीकृति कौन प्रदान करता है अंततः कि क्या नाम होगा किसी तत्व का। IUCN करता है, IUPAC करता है, या IUPAC करता है। कमेंट कीजिएगा 10वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था का नाम है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और IUPAC का काम होता है नामांकन करना या उसको सर्टिफाई करना। चलिए अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी। परमाणु संख्या थी, एटॉमिक नंबर थी, परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास था, परमाणु की विभाज्यता थी, डिविजिबिलिटी ऑफ एटम था। क्या था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना। कमेंट कीजिएगा 11वें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, परमाणु की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ एटम पे तो इन्होंने बात नहीं किया था। इन्होंने क्या बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है। तो परमाणु के अविभाज्यता पे इन्होंने बात किया था।
परमाणु को इन्होंने सबसे सूक्ष्मतम कण माना है, जो कि अविभाज्य है, यानी परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो परमाणु की विभाज्यता तो इन्होंने माना नहीं था, तो गलत हो जाएगा। परमाणु संख्या के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद आएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इन्होंने जो है व्याख्या भी किया था अपने सिद्धांत के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अगला प्रश्न आपका है, और अगले प्रश्न पे जाने से पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया था इसके माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट को निम्नलिखित में से किसके मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है? यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई हम जो लिखते हैं आज के डेट में, पहले हम AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे, अब साधारणतया यूनिट लिख देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिट सिंपली लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। और परमाणु द्रव्यमान इकाई को किसके मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के रूप में, आइसोटोप के रूप में, कार्बन 14 समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में, या कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में। 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर कार्बन 12 है। कार्बन 12 C12 आइसोटोप जो होता है, इसी को स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर आपका 12वें प्रश्न का C हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई को, एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन 12 आइसोटोप के संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। 1961 में ऐसा किया गया था। तो 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप का जो परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है, उसी भाग को लिया जाता है मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके अलावा किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सुमेलित नहीं है? आपको बताना है किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सुमेलित नहीं है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट। कमेंट कीजिएगा किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सुमेलित नहीं है। तो 13वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 14 यूनिट होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है 35.5, ये भी सही है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का होता है 32 यूनिट, यानी तीनों सही है। यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो जब चूंकि तीनों ही सही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर प्रश्न का नन ऑफ दिस। तीनों ही सही है, तो इसलिए नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा 13वें में। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 1 यूनिट है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ये आपका डाटा NCERT में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? आपको बताना है कौन सा यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है या कंपाउंड है? हीरा है, ओजोन है या जल है? कमेंट करके बताइएगा इनमें से किसको हम यौगिक मानेंगे, कंपाउंड मानेंगे। तो कंपाउंड या यौगिक का मतलब क्या होता है? जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा। तो एक से अधिक तत्वों से मिलकर कौन बना? हीरा की बात करें तो ये कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन ही होता है। हीरे का सिंबल भी कार्बन होता है, चाहे हीरा पूछे चाहे ग्रेफाइट पूछे। हीरा ग्रेफाइट का सिंबल ही क्या होता है? कार्बन होता है। ओजोन की बात करें तो ये O3 मॉलिक्यूल होता है। और यौगिक की बात करें तो यौगिक इसमें एकमात्र यौगिक है जल। जल की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका 14वें नंबर प्रश्न का C है, जल। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणुकता एटॉमिसिटी अन्य से भिन्न है? आपको बताना है कि इसमें किसकी परमाणुकता एटॉमिसिटी अन्य से भिन्न है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो 2 का सेम है, 1 का सेम नहीं है। तो एक अन्य से भिन्न है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को आप किस तरीके से लिखते हैं? H2 के रूप में।
तो द्विपरमाणुकता होती है इसकी, यानी ये डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl2 के रूप में। तो क्लोरीन को हम Cl2 के रूप में लिखते हैं, तो ये भी डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक होता है। इस तरीके से आपको समझना है। फास्फोरस की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो सेम है, डाई एटॉमिक है, द्विपरमाणुक है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को हम P4 के रूप में लिखते हैं। तो फास्फोरस की बात करें यहाँ पर तो फास्फोरस चतुर्परमाणुक है, चतुर्परमाणुक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस अन्य से भिन्न है, अलग है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। फास्फोरस की बात करें तो टेट्रा एटॉमिक है, चतुर्परमाणुक है, P4 के साथ में हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा हीलियम की बात कर लें। हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन को O2 के रूप में, नाइट्रोजन को N2 के रूप में, क्लोरीन को Cl2 के रूप में। तो ये सभी द्विपरमाणुक माने जाते हैं, यानी इनकी एटॉमिसिटी या परमाणुकता जो है द्विपरमाणुक माने जाते हैं। सल्फर की बात करें, अगर आपसे सल्फर पूछेगा तो सल्फर का परमाणुकता कितना होता है? तो सल्फर का परमाणुकता होता है 8। तो सल्फर को S8 के रूप में दर्शाते हैं, और S8 के रूप में दर्शाते हैं क्योंकि 8 के लिए कुछ ऐसी संख्या तो हम यूज़ करते नहीं हैं, तो हम सल्फर को क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुक या पॉली एटॉमिक। तो सल्फर के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है बहुपरमाणु, पॉली एटॉमिक, और S8 के रूप में आप संदर्भ करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाने के लिए किस द्रव्यमान में अनुपात में संयोजित होते हैं? तो ये आपका NCERT में बॉक्स में दिया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाने के लिए किस द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होते हैं, ये आपको बताना है। 1:8 में, 3:8 में और 14:3 में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाने के लिए 1:8 में संयोजित होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाने के लिए 3:8 में संयोजित होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए, अमोनिया या NH3 बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं 14:3 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16वें नंबर प्रश्न का A, 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाने के लिए 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता बैलेंसी कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता बैलेंसी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। क्या हो सकता है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करें तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 6 से 8 साइंस में TRE3 में पूछा गया था। तो 6 से 8 साइंस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसा होता है। तो 2 और 5 होता है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो उस हिसाब से आप 2 और 5 में अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 केस होते हैं नाइट्रोजन के साथ में, 2 और 5 होते हैं। अब यहाँ पर या तो पहला केस है कि 5 लूज़ कर जाए, यानी 5 को छोड़ दे, 5 को छोड़ देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो एक हिसाब से इसका संयोजकता बैलेंसी 5 हो सकता है। दूसरा केस है कि जो है यहाँ पर 8 और मतलब 8 अगर इसको कहीं से आ जाएंगे एक हिसाब से, तो 2, 5, 8 इस हिसाब से समझिए। तो 2, 5 यहाँ पर इस तरीके से नहीं। एक पहला केस तो आपको समझ में आ गया, 2, 5 है, 5 छोड़ दे तो 2 बचेगा, तो यानी 5 छोड़ देगा तो 5 बैलेंसी हो जाएगी इस प्रकार से। दूसरा है कि ये मतलब ले ले, अगर ले लेगा तो 2, 8 के हिसाब से बैलेंस करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 2, 8 होना पड़ेगा। और 2, 5 ऑलरेडी था, ये 2, 5 पहले से था, तो कितना इसने लिया है? 3 लिया है, 3 लिया है। इसका मतलब है दूसरा इसका बैलेंसी हो सकता है 3। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका बैलेंसी 3 होगा उस केस में। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उस केस में बैलेंसी 5 होगा। तो नाइट्रोजन की संयोजकता या बैलेंसी 3 और 5 दोनों हो सकती है। तो 3 और 5 दोनों हो सकती है। राइट आंसर आपका 1 से अधिक है। अगला प्रश्न आपका है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 गुणे 10 के पावर 23। इसको 10 के पावर 23 समझिएगा, 10 के पावर 23 समझिएगा। मोल के पावर -1, मोल के पावर -1 समझिएगा। थोड़ा सा हम इसको लिख दे रहे हैं, 10 के पावर 23 और मोल के पावर -1। तो अवोगाद्रो संख्या को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो अवोगाद्रो संख्या को हम N0 इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
अवगाद्रो संख्या की बात करें तो ये बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मोल के पावर -1। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक मोल में कितनी संख्या होती है, अगर आपसे पूछेगा एक मोल में कितनी संख्या होती है, तो एक मोल में 6.022 10⁻23 ये संख्याएं होती हैं। और अवगाद्रो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 22 गुणे 10 के पावर 23 मोल -1। और एक मोल में कितनी संख्या होती है, तो 6 गुणे 22 गुणे 10 के पावर 23। और अवगाद्रो स्थिरांक होता क्या है, तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 को अवगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु की संख्या होगी वही दर्शाता है अवगाद्रो स्थिरांक। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। कल हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में, और आज रात्रि में आपकी क्लास होगी 9 बजे। तो 9 बजे सभी अभ्यर्थी लाइव रहिएगा। 9 बजे लाइव हम आपसे भूगोल MCQ की क्लास में आपका क्लास 10th NCERT में हम आपका अगला चैप्टर लेके आएंगे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।